Amit, IAS, where knowledge meets success. हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप कैसे हैं सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, है ना। और आज इसका सेकंड लेक्चर है जो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड लेक्चर में और क्लाइमेटोलॉजी का जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें टॉपिक है हीट बजट। और इसी में हम हो सकता है कि टेम्परेचर इन्वर्जन देखें। सो कैसे कैसे इन्वर्जन होता है टेम्परेचर का, कैसे चीज़ें, उन चीज़ों को भी हम यहाँ पर देख पाएंगे। ओके। सो कल का क्लास आपको अच्छी लगी होगी और उसी सीरीज में हम चलते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और क्लाइमेटोलॉजी को और बेहतर तरीके से समझेंगे। सो फर्स्ट इज टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट हीट बजट एंड टेम्परेचर इन्वर्जन. So let's start with this. So you know about the what is heat budget. The heat budget basically the average temperature of the earth, that is 50 degree, which is called heat budget, and earth maintain the influx and outflux, but outflux is not immediate. It takes some time, and there is a gap, some long time gap. So that's why temperature is maintained, that is called heat budget. उसी को हम हीट बजट कहते हैं, उसी को हम समझते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक बेसिक से समझने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं हीट बजट की बात करता हूँ तो नंबर वन चीज़ हमें समझनी है कि हीट बजट जो है वो अगर अर्थ सरफेस पर, जो अर्थ पर हमारे है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वह अप्रॉक्स हमारा 15 डिग्री सेल्सियस होता है। इट मीन्स ये ग्रीन हाउस गैस का टेम्परेचर है जिसे हम अर्थ टेम्परेचर या हीट बजट के फॉर्म में रुकता है इधर पर। और हमारा क्या है कि जो इसमें अर्थ पर जितनी भी चीजें इनकमिंग सनरेज आर आर इसमें आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं, आउट इनफ्लक्स, ठीक है। सो इनफ्लक्स एंड आउटफ्लक्स जो अर्थ पर पड़ती है फिर वापस चली जाती है, तो आउटकम आउटगोइंग और इसे हम आउटफ्लक्स भी वर्ड दे सकते हैं, आउटफ्लक्स। बट ये यहाँ से इनकमिंग से आउटगोइंग के बीच में जो हमारी जितने टाइम तक ये टेम्परेचर रुकता है यहाँ पर, ये इमीडिएट नहीं जाता है। अगर आप सोचो कि इमीडिएट हो जाता है, नहीं, इमीडिएट नहीं होगा, इसमें टाइम लगता है। इट्स टेक टाइम, not immediate, there is a long time gap. Actually that is called heat budget. तो बेसिकली अगर हीट बजट को, इससे टेम्परेचर, द टेम्परेचर इज मेंटेन दैट टाइम, जो मेंटेन्ड होता है इतनी टाइम तक जो रुकता है वही आपके ग्रीन हाउस को इफेक्ट करता है, वही चीज़ें हमारे वहाँ टेम्परेचर को और सरफेस के एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को बना के रखता है, दैट इज हीट बजट। अगर हम इसमें समझें तो हम इस तरीके से इसको, तो एवरेज टेम्परेचर जो है हमारा, एवरेज टेम्परेचर अर्थ का वो अप्रॉक्स 15 डिग्री सेल्सियस आसपास हमारा होता है। अब ये हमारा कैसे हम चीज़ों को जानेंगे, कैसे हम समझेंगे, इस चीज़ में कई बार ऐसा आता है कि हम कैसे चीज़ों को समझें, कैसे हम यहाँ से देखें इसको। ये चीज़ें हमारे जब इसमें बैठती हैं, चीज़ें आती हैं, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है। अब हम हीट बजट के बारे में डिस्कस करते हैं कैसे। ये हीट बजट का बेसिकली छोटा सा पॉइंट था, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, बट इसे डिटेल में समझना है तो हमें डिटेल में देखना पड़ेगा।
Okay, so this is the earth surface. Earth surface, and this is sun. So these are incoming sun rays, yeah, influx and outflux. But we have to understand exactly what is this. So first कि यहाँ से जो सनरेज आ रही है नीचे आ रही है 100% आ रहे हैं, राइट? 100% आपको समझ, बट आपको मालूम है कल मैंने बताया था इसमें ट्रोपोपॉज होता है, ट्रोपोस्फेयर होता है, चीज़ें ऐसे ही करके नीचे आती हैं। ऊपर ओजोन लेयर है जो कि ट्रोपोपॉज पर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जब सनरेज आती है तो जो ओजोन लेयर है यहाँ पर एक ओजोन लेयर है O3, ये 100% जब वहां से आता है तो 35% ये ऑब्जर्व कर लेती है, ऑब्जर्व करती है 30% तो ये ऑब्जर्व कर लेती है, ठीक है, एंड ऑब्जर्व्ड। अब आता है यहाँ पर कुछ आपके जो इसके पास में नज़दीक में कुछ क्लाउड्स, राइट, ये क्रिएट होते हैं इक्वेटर के पास, इक्वेटर के सबसे ऊपर जो क्लाउड्स है बेसिकली ये क्लाउड्स 15% ये क्लाउड ऑब्जर्व कर लेता है, देयर इज, तो टोटल आप करेंगे तो 50% हो जाएगा। एंड जो रेस्ट है, रेस्ट 50% ये हमारा अर्थ सरफेस में आती है, सीधा अर्थ सरफेस पर पड़ती है। जब 50% अर्थ सरफेस पर आती है तो अब यहाँ से 50%, लेकिन पूरी 50% अर्थ सरफेस पे मेंटेन नहीं रहती है, कुछ चीज़ें और भी अर्थ सरफेस पर है जो काम करती हैं। आपको मालूम है कि यहाँ अर्थ सरफेस पर कुछ वाटर बॉडीज है, ठीक है, वाटर बॉडीज से यहाँ पर कुछ वाटर वेपर बन रहा है, और जो क्लाउड बनाता है ऊपर वाटर वेपर के फॉर्म में मॉइस्चर के साथ ही ऊपर जाता है एयर के साथ। तो जो वाटर वेपर बन रहा है इसमें ये इनकमिंग होगा, ये इनफ्लक्स इसे कह सकते हैं। अर्थ सरफेस में रीच्ड पहुंचती है, कितनी एनर्जी पहुंचती है, द ओनली 50% एनर्जी रीच टू द अर्थ सरफेस, बट 35% ओजोन लेयर ऑब्जर्व एंड 15% क्लाउड्स, जितने भी आपके क्लाउड्स कवर दे ऑब्जर्व, एंड आउट गोइंग में 20% जो है हमारा इसमें देखेंगे हम, तो वाटर वेपर में आपका जैसे मैंने बताया, कल भी मैंने शायद इस चीज को पूरा बताया था आपको, वाटर वेपर इसमें लेटेंट हीट होती है, बिकॉज लेटेंट हीट और जो 20% ये ले लेता है, 30% you have only 30% and 10% sensible heat, 10% lost in sensible heat. इस चीज को ये ऑब्जर्व करती है, इस चीज को लेकर आते हैं, तो यहाँ पर ये आता है। अब ये टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ये किसी भी चीज का हो सकता है, किसी भी उसमें, तो ये हमारा एक टेम्परेचर हीट में ये भी आ जाता है। देन इसके बाद 15% जो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस जो यहाँ पर रेडी हो रही है, ग्रीन हाउस गैस GHG, 15% इसमें चला जाता है, विच इज कॉल्ड टेम्परेचर या हीट बजट जिसे हम बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं 15% में। सो ये ग्रीन हाउस गैस 15%, तो यू हैव ओनली 5%, आपके पास कितना बचा, 5% बचा, राइट। सो 5% जो यहाँ पर सरफेस पे बचा, ये पूरा का पूरा कहाँ निकल जाता है, स्पेस पर, 5% स्पेस पे चला जाता है। बट ये अगर हम देखें कि क्या आना और जाना इमीडिएट है, नहीं, आकर रुकना है, ठहरना है और रुकती है, फिर इसके बाद जब यह वापस जाती है, उस बीच में जो गैप आता है, उस गैप को ही हम टेम्परेचर बोलते हैं, हीट बजट बोलते हैं।
बजट आप यही देखते हैं ना, जब आप बजट देखो, आप गवर्नमेंट का बजट आता है तो लास्ट ईयर में कितना खर्च हुआ, कितना आगे खर्च होगा, इस साल कितना, तो सेम यहाँ पर है, कितना आया कितना गया, कितना बचा, शेष बचा, कितने टाइम के लिए रुक के गया, दैट इज हीट बजट। वही तो हीट बजट है। रिमेनिंग 5% वॉज रिलीज्ड इन द स्पेस, चला जाता है। सो आपको इस चीज को समझने में आसानी होगी। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट अल्बिडो। अल्बिडो आप जानते हैं, ये तो हो गया हीट बजट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हैव यू गॉट इट? आई थिंक you got it. Okay, so now we will discuss about the albedo. So what is albedo? albedo एल्बिडो बेसिकली रेशियो है। एल्बिडो होता क्या है, अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं एल्बिडो क्या है। और एल्बिडो बेसिकली रिफ्लेक्शन है, जो सनरेज आ रही है उसका रिफ्लेक्शन। इट मींस रेशियो बिटवीन टोटल सोलर रेडिएशन फॉलिंग अपॉन द सरफेस एंड द अमाउंट रिफ्लेक्टेड, यानी कितना आया और कितना गया। जो अभी आप इसके पहले देख रहे थे, इसके आने का रेशियो, इसका जाने का जो बीच का रेशियो होगा, कितना आया कितना गया, दैट इज एल्बिडो। इसको हम क्या करते हैं, हम इसे थोड़ा सा रिफ्लेक्टेड फॉर्म में लेके आ जाते हैं, तो इसका नाम हम एल्बिडो दे देते हैं। तो इसकी अगर डेफिनेशन आप देखें तो बेसिकली एल्बिडो इज द रेशियो बिटवीन, किसके बीच में है, कितना टोटल सोलर रेडिएशन, टोटल सोलर रेडिएशन एंड दूसरा क्या है, सोलर रेडिएशन फॉलिंग अपॉन द सरफेस। ये ध्यान रखना, ये कहां पर आ रही, सरफेस पर, फॉलिंग ऑन द सरफेस। एंड नाउ, एंड दूसरी चीज का क्या, कितना रिफ्लेक्ट हुआ, कितना वापस गया उसको, एंड द अमाउंट रिफ्लेक्टेड, अमाउंट reflected, how much it reflected, that is the albedo. Albedo basically the total radiation. It means आप दूसरा एक पॉइंट की इनकमिंग रेशियो आउटगोइंग, या आप इसे बोल सकते इनफ्लक्स रेशियो आउटफ्लक्स। So that is the ratio, that is the albedo. So ये हमारा जो अर्थ पर आएगा, इसे रिप्रेजेंट हम किस में करेंगे, परसेंटेज पे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, परसेंटेज पे रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे हमारा अर्थ का और सारी चीज़ों का हमें पता चले कौन कितने परसेंट रिफ्लेक्ट करता है। वैसे हमारा अगर सारी चीज़ों का रिफ्लेक्शन की बात करें, एल्बिडो की बात करें, तो अर्थ का जो एवरेज एल्बिडो है, एवरेज एल्बिडो ऑफ द अर्थ, दैट इज 35%। और आपको बता दो, जितनी डार्क चीज होगी, इसलिए डार्क सॉइल जो होती है वो सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करती है, ये रिफ्लेक्ट नहीं करती है, स्लोवेस्ट ये होता रिफ्लेक्शन इसका होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर हम देखें, हाईएस्ट रिफ्लेक्शन किसका होता है, दैट इज स्नो, हाईएस्ट रिफ्लेक्शन दैट इज स्नो, बर्फ। तो ये इसका पार्ट इसमें बन जाती है, इन चीज़ों को हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो इसका इसकी चीज़ों को टेबल के हिसाब से हम देख लें, एल्बिडो टेबल कैसे कैसे है, उस एल्बिडो टेबल में हम इसको समझ पाएंगे और देख पाएंगे कैसे काम चल रहा है, कैसे चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। एल्बिडो टेबल, एल्बिडो टेबल में एक सरफेस, किस सरफेस पे कितना चीजें हैं, सेकंड एल्बिडो, रिफ्लेक्शन, इट मींस
albedo or reflection? नंबर 1 स्नो। ये जो हमारा स्नो, फ्रेश स्नो, 80 to 90% रिफ्लेक्ट करता है इसको। नंबर 2 डिजर्ट्स। आप कभी उसमें ग्लेशियर में जाओ या बर्फीले जगहों पे जाओ और पैर में कुछ ना पहनो ऐसे, अगर आप उसमें चल रहे हो और आप मूव करते हो तो आपके पैर जल जाएंगे, आपके छाले पड़ जाएंगे, 2 मिनट नहीं लगेगा। तो वो चीज़ है। आप डिजर्ट्स में जाते हैं तो कितना गर्म हो जाता है, क्योंकि वो भी जो चीज़ें जितना ज़्यादा गर्म होगी रिफ्लेक्शन है। आप काली मिट्टी पे जाओगे गर्म कम दिखाई देगा, ऑब्जर्व कर लेती है, रिफ्लेक्ट नहीं करती है वो। तो डिजर्ट्स होता है 35 to 45%। इसके बाद आपके ग्रासेस 26%, सॉरी। ग्रासेस के बाद है क्रॉप 15%। क्रॉप्स के बाद आपका ब्रिक कंक्रीट जो आती हैं चीजें वो है ब्रिक कंक्रीट 10% अप्रॉक्स। एंड ब्लैक सॉइल जो है वो लगता है कि देती नहीं, बहुत से 1-2% अगर रिफ्लेक्ट करती हो तो ठीक है, यानी 0 to 5% आप डाल सकते हो, ये रिफ्लेक्ट करती है, अदरवाइज सारा का सारा अपने अंदर ले लेती है, ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये बेसिकली एक टेबल है इसकी, जिसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड 2010 में एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी आया हुआ था जिसे हम डिस्कस करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट बैक मोर सनलाइट एज कंपेयर टू, अब कंपेयर किससे किससे कराना है, उनमें सभी के नंबर दिए हैं कौन कौन से, एज कंपेयर टू सैंडी डिजर्ट, पैडी क्रॉप्स, लैंड कवर्ड विद फ्रेश स्नो एंड पैरेडी लैंड। तो आपको मालूम है यहाँ पर कौन सा होगा, जो फ्रेश स्नो है, लैंड कवर्ड विद फ्रेश स्नो, वहाँ पर सबसे ऊपर जाएगा। ये 2010 में प्रीलिम्स में आ चुका है ऑलरेडी, यहाँ से क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम चलते हैं मोमेंट ऑफ द एयर, ठीक है। एयर का जो मोमेंट होता है, कल हमने डिस्कस किया था कि जब ये स्ट्रेटोस्फीयर में जाता है तो वहाँ पर हॉरिजेंटल चलती है, यानी वहाँ पर प्रेशर जो होता है ग्रेडियंट होता है, और वहाँ पर एयर जो है हॉरिजेंटली मूव करती है, इस वजह से वहाँ पर वर्टिकली नहीं होता। दैट्स वाई वहाँ पर जो एयर जेट होती है वो बहुत स्मूथली, बहुत अच्छे से, बिना किसी उसके वो फ्लाई कर सकती है। तो यहाँ पर नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मोमेंट ऑफ द एयर। ये 2 टाइप का है। नंबर टू हमारा है वर्टिकल, और इस चीज को बिल्कुल एकदम माइंड में अपने रखना है कि कहाँ कहाँ पर वर्टिकल और कैसे कैसे बनती है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रेडी होते हैं। अब ये हॉरिजेंटली कैसे बनती हैं और वर्टिकल कैसे होती हैं, इनके बारे में हमें डिटेल में समझेंगे। बिकॉज हॉरिजेंटल इट मीन्स व्हेन देयर इज अ प्रेशर ग्रेडियंट। यहाँ पर प्रेशर कैसा होगा बेटा, प्रेशर ग्रेडियंट होगा, ग्रेडियंट होगा। एंड ये फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगा, सो एडवेक्शन यहाँ पर तैयार होगा। मूव कैसे करेगी, जो है एयर मूव करती है हाई प्रेशर, बिकॉज जो आपके हाई प्रेशर क्यों कर रहा है, देखो जो हाई प्रेशर इट मींस, यहाँ पर समझने वाली बात है, ये कैसे मूव कर रहा है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और यहाँ पर जो एयर मूव करेगी वो लो प्रेशर टू हाई प्रेशर करेगी वर्टिकल में। लेकिन जब हाई प्रेशर का मतलब ये है कि एयर यहाँ की कैसी है, कोल्ड है, एयर कैसी है, कोल्ड एयर है। अ कोल्ड एयर मूव अपवर्ड नहीं करती, अपवर्ड मूव करती है क्या, नहीं, ये कैसे डाउनवर्ड जाती है, कैसे जाती है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड इट मींस ये नहीं कि जमीन के अंदर घुस जाएगी, मतलब जमीन से लगी हुई नीचे जाएगी, ऐसे मूव करेगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हॉरिजेंटल। ये क्यों है, इसलिए हॉरिजेंटल है।
आपको मैंने बताया था जो वार्म एयर होती है बड़ी लाइट होती है, जो वर्टिकल में देखा जाए तो यहाँ पर वार्म एयर मिलती है आपको। कौन सी? वार्म एयर। वार्म एयर जब भी होगा तो वार्म एयर कब बनेगा? जहाँ सनरेज डायरेक्ट पड़ रही होगी तो वहाँ वार्म एयर आती है। अब वो जैसे सरफेस वार्म होगा, सबसे पहले मैं आपको समझा, सरफेस वार्म हुआ, सरफेस वार्म होगा तो वहाँ पर वहाँ की एयर भी वार्म होगी। एयर वार्म होगी तो एयर, वार्म एयर हमेशा लाइट हो जाती है, लाइट वेट हो जाता है इसका, बहुत लाइट होती है। फिर इसके बाद यहाँ पर एक प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। कौन सा? लो प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से एयर ऊपर की तरफ राइज होना शुरू हो जाएगी, ऊपर की तरफ बढ़ेगी। तो जब ऊपर की ओर बढ़ेगी तो ये हमारा कैसा? वर्टिकल दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? वर्टिकल नजर आएगी हमें। ये हमें वर्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऐसे मूव नहीं करेगी। भारी एयर जो होती है, कोल्ड एयर ये होती है, डेंस होती है, ये डेंस होगी, ये डेंस नहीं होती है। ठीक है, ये डेंस नहीं होती। तो ये जो हमारी एयर है, कोल्ड एयर, ये हैवी होती है, इसलिए नीचे नीचे चलती है। यहाँ पर लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये कैसे मूव करेगी? लो प्रेशर नीचे है, ऊपर जब तक जाएगी जब तक इसे हाई प्रेशर नहीं मिल जाएगा। तो लो प्रेशर टू हाई प्रेशर जाती है, हाई प्रेशर जाएगा। ये लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रहा है। इस चीज को अब जब यहाँ पर, यहाँ मूव अपवर्ड, यहाँ डाउनवर्ड नहीं होगा, यहाँ मूव अपवर्ड होगा, अपवर्ड, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल। यहाँ पर क्या? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मीन्स नीचे को नहीं, बट बराबर में हॉरिजेंटली चलेगा। सो दैट्स व्हाई हॉरिजेंटल इसे बोलते हैं। यहाँ पर एडवेक्शन क्रिएट होगा, जब ये हॉरिजेंटल चलता है तो एडवेक्शन होता है, और यहाँ पर आपका कन्वेक्शन होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग? सो इस चीज को हम यहाँ पर, इन चीजों को समझ सकते हैं, ऐसे करके इसको देख सकते हैं। सो इसके बाद हम इसमें चीजों को थोड़ा सा और हम इसको समझने का ट्राई करें, तो इसको और बेटर तरीके से हम इसमें एक समझ आ गया बेसिकली। ये कुछ इसमें पॉइंट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वहां पर भी डिस्कस आपके साथ कर सकता हूं, उसमें भी बता दूंगा। कुछ भी चीज ऐसी आएंगी जिससे हम डिस्कस कर पाए। लेकिन अब यहाँ पर आता है कि ठीक है यार, ये तो ठीक है, चल जाएगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कैसे चल रहा है, कैसे चीजें हमारी बदल रही हैं, कैसे चीजें हो रही हैं, तो उस चीज को लेकर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर वर्टिकल मूवमेंट में और आपके जो हॉरिजॉन्टली मूवमेंट है, क्या इसको कुछ नाम अलग से भी दिया जाता है? हाँ, इनका इंस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी वर्ड दिया जाता है। इंस्टेबिलिटी कब होगा, स्टेबिलिटी कब होगा, अब आपको यहीं पर मैं समझा देता हूँ। इंस्टेबिलिटी का मतलब है कि जो एयर, जैसे ये है, ये इंस्टेबिलिटी है क्योंकि ये रुक नहीं सकती। जब व्हेन एयर गेट्स हॉटर देन सराउंडिंग एरिया दैट राइज अपवर्ड, जब उस टाइम पर अपने सराउंडिंग एरिया के आसपास जब वो ज़्यादा गर्म हो जाती है, ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो ये रुक कहाँ रही है? स्टेबल नहीं हो रही ना, ये ऊपर जा रही, तो इंस्टेबिलिटी हो जाती है। बट अगर आसपास इसके पास वाटर है तो यहाँ पर लेटेंट हीट होगा, अपने साथ मॉइस्चर लेके जाएगा और ऊपर एक क्लाउड बनाएगा और रेन करा देगा, जिससे हम इसे इंस्टेबिलिटी कैन ब्रिंग रेनफॉल, दैट इज कॉल्ड इंस्टेबिलिटी। ये क्लाउड, मॉइस्चर अगर है साथ में, आसपास वाटर है, तो वाटर वेपर साथ में जाएगा, इट मीन्स जब एयर मूव करेगी तो वो हमारा मॉइस्चर के साथ मूव करेगी, और मॉइस्चर के साथ जाएगा तो डेफिनेटली ऊपर क्लाउड बनाएगा, क्लाउड बनाएगा तो रेन भी, कंडेंसेशन भी होगा, रेनफॉल भी होगा। तो जो सारा प्रोसेस है इसका, वो हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्टेबिलिटी। इसी को हम इंस्टेबिलिटी वर्ड देते हैं। ठीक है, अब इसी में कई बार वर्टिकल में स्टेबिलिटी कैसे आती है, वर्टिकल में स्टेबिलिटी कहाँ पर आएगी? अब हॉरिजॉन्टल तो स्टेबिलिटी यहाँ तो है, लेकिन अगर स्काई पे, एटमॉस्फेयर पे देखा जाए तो कैसे, ऊपर कैसे हमारा स्टेबिलिटी कैसे आएगी? When air is cooler than surrounding area, it can't move upward. अब यहाँ पर वर्टिकल मूवमेंट तो हो रहा था, बट ये अब ऊपर नहीं जा पा रही, मतलब यहाँ पर जाने के बाद, अगर कुछ ऊपर जाने के बाद रुक जाती है, ठंडी हो जाती है, जब ये अपना क्लाउड बनाती है, वहाँ पर स्टेबिलिटी हो सकता है। या फिर हम इसे आपके पोलार रीजन पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर उठती नहीं है, जैसे उठने की कोशिश करती है बट ये रुक जाती है। मतलब व्हेन एयर इज कूलर देन, जब ये एयर हॉरिजॉन्टली में हम एक बार इसे कह सकते हैं, यहाँ पर कहेंगे तो ऊपर, जब कोल्ड फ्रंट वार्म फ्रंट मिलते हैं
तो कोल्ड फ्रंट जब ज़्यादा हायर होता है, उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा अमाउंट में आती है, तो वहाँ पर स्टेबिलिटी तैयार होता है। सेम यहाँ पर भी है, तो यहाँ मूव नहीं कर पाएगी, बट यहाँ पर क्या होता है कि जब एयर ऊपर उठेगी, ऊपर उठने की कब उठ पाएगी कि नहीं, आसपास अगर इसके कूलर एरिया है, मतलब ये कह सकते हैं अपने आसपास के जो एयर है उससे ज़्यादा कूलर है, ये ज़्यादा ठंडी है, कोल्ड है तो ज़्यादा ऊपर जाएगी नहीं, मूव नहीं कर पाएगी, कांट मूव अपवर्ड। सो ये कहाँ चलेगी, ये डाउनवर्ड या फिर हॉरिजेंटली मूव करेगी। हॉरिजेंटली मूव करेगी तो ये कैसी, और कोल्ड है, कोल्ड की हो जाने की वजह से कैसे सिंक हो जाएगी, आप मालूम है ना, सिंक हो जाता है, सिंकिंग एयर होगी। सिंकिंग एयर होगी मतलब यहाँ पर एंटी साइक्लोन बनेंगे। क्या है, एंटी साइक्लोन। यहाँ पर साइक्लोन बनते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ एयर मूव करेगी तो साइक्लोन बनाएगा, एयर मूव नहीं ऊपर किया, अपवर्ड नहीं गया तो साइक्लोन नहीं बनेगा, तो यहाँ पर एंटी साइक्लोन बनेगा। इसके बाद यहाँ कंडीशन, यहाँ हाई प्रेशर बनेगा ग्राउंड पर और ये ऊपर नहीं उठ पाएगी, दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी। ये एक ही जगह रुकी हुई है एयर, ये ज़्यादा मूव नहीं कर पा रही, नीचे नीचे मूव कर रही है, तो हम इन चीज़ों को हम यहाँ पर स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी का नाम देते हैं। समझ आया? चलिए अब आते हैं हम एडियाबेटिक लैप्स रेट की बात करते हैं। आप लैप्स रेट जानते हैं क्या है? लैप्स रेट, लैप्स रेट का मतलब यह है कि जब एयर नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही हो, जब एयर मूव करती है, चीजें वैसी होती हैं हमारी, तो हम इस चीज को फिर कैसे कैसे इसका टेम्परेचर ऊपर जाते के साथ, जैसे यहाँ से जा रहा था, मतलब एयर ऊपर मूव कर रही थी, वर्टिकल मूवमेंट हो रहा था एयर का, एयर वार्म थी एयर, है ना, अक्सर वार्म एयर ही मूव करेगी ऊपर, है ना, मूव अपवर्ड। और अगर ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है, समझने वाली बात है, तो ये ऊपर जाते समय अपना कुछ क्या करेगी, जो सेल्स टेम्परेचर है वो डाउन होता चला जाएगा ऊपर, क्योंकि ऊपर धीरे 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 ये क्या होगा, कूलर होती चली जाएगी, यानी ठंडी होती चली जाएगी ऊपर, जैसे जैसे ऊपर जाएगी, गर्म उतनी नहीं रह जाएगी, तो फिर धीरे धीरे रुक जाती है, रुक के फिर क्लाउड बनाती है, बारिश करा देती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है, जो डाउन हो रहा है वही लैप्स रेट कहलाता है। इट मींस एडियाबेटिक लैप्स रेट इसी को बोलते हैं। एडियाबेटिक लैप्स रेट, एडियाबेटिक लैप्स रेट की अगर हम बात समझते हैं, करते हैं इसको, तो आप थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझेंगे हम इसे कैसे कैसे हो। जब आपका एक एयर को हम पैकेट के उसमें देखेंगे कैसे कैसे राइज होता है, कैसे कैसे ठंडी होती है। इसमें तीन टाइप की एयर हो सकती है, एक तो वेट एयर होगी, एक होगी आपकी ड्राई एयर, एक होगी नॉर्मल एयर। तीन टाइप की एयर जो नॉर्मली होती है, तो एक नॉर्मल एयर हो जाएगी जो ऐसे चलती है, जो ज़्यादा उसमें नहीं, एक नॉर्मल एयर। दूसरा वेट एयर जिसमें मॉइस्चर जाता है, वो ऊपर मूव करेगी। एक ड्राई एयर जो वार्म है बट उसमें मॉइस्चर नहीं है, सो एक ड्राई एयर है जो कि ऊपर मूव कर रही है। तीनों की तीनों मूव कर रही है ऊपर, बट इनका सभी का लैप्स रेट है जो वो कैसे कैसे चेंज होता है, उसी को हम एडियाबेटिक लैप्स रेट बोलते हैं। ठीक है, अब समझने वाली बात है कि अगर हमारा एडियाबेटिक लैप्स रेट वैसे नॉर्मली जब मतलब ठंडी होना, जैसे से ऊपर जाएगी एयर, वैसे वैसे यहाँ पर अगर देखो, समझ एक और मैं थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ। जैसे जैसे एयर ऊपर जाएगी, यहाँ पर ज़्यादा वार्म होगा, टेम्परेचर हाई होगा, यहाँ लो प्रेशर होगा, ऊपर जाए यहाँ हाई प्रेशर होगा, और यहाँ से जाते जाते आप देख रहे हो कूल होती जा रही है, कूलर होती चली जाएगी ना, कूल होती चली जाएगी। मतलब द रेट्स विच एयर पॉकेट कूल्स व्हाइल राइजिंग, जैसे जैसे राइज कर रही वैसे वैसे कूल होती जाएगी, तो इसी को लैप्स रेट बोलते हैं। तो एवरेज एडियाबेटिक लैप्स रेट जो है एयर का, एवरेज एडियाबेटिक लैप्स रेट दैट इज 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ये किलोमीटर में अगर देखा जाए तो इतने पर किलोमीटर चलने के बाद इतने डिग्री ये कम हो जाता है, लैप्स हो जाता है इसका रेट। इसी को हम मतलब पर किलोमीटर के हिसाब से कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, कैसे चल रही हैं, उन चीज़ों को हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है,
सो ये हमारा एक यहाँ पर, अब जब ये चीजें हमारी ऐसी होती हैं, अगर ये नॉर्मल का है, अगर यही एयर वेट हो जाए, वेट का मतलब जानते हैं, वेट एयर हो जाएगी जब मॉइस्चर लेके जाए अपने साथ। एयर कैसे, एयर मूव अपवर्ड विद मॉइस्चर। सो जब आप जानते हो तो ये ना ही ज्यादा जल्दी ठंडी होगी ना ही जल्दी गर्म होती है, तो ठंडी ये देर से होगी बट बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होगा, तो इसका जो लैप्स रेट होगा तो धीरे धीरे ठंडी होगी, देर से ठंडी होगी, तो इसका लैप्स रेट जो होता है 6.4 से 4 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है पर किलोमीटर। ये इस हिसाब से कम होती है जब वेट हो जाती है, तब वेट एयर जब मॉइस्चर आ जाए इसमें। और यही अगर ड्राई हो जाए एयर, वार्म की जगह वेट की जगह, नॉर्मल एयर जब क्या हो जाए, ड्राई हो जाए, ड्राई होने पर क्या होता है, ड्राई एयर बहुत जल्दी ठंडी होती है, तो इसका जो लैप्स रेट होगा वो 6.4 से 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो बेसिकली ये जो पार्ट है इसका, ये समझने के लिए तो हमारा इस तरीके से ये चेंज होता है, इस तरीके से बदलती हैं चीजें। तो हमारा ये बहुत तेजी से, और जो ये नॉट कूल सो फास्ट इसमें है, इसमें कूल फास्ट, ड्राई में बहुत तेजी से फास्ट तेजी से वो होगी, और ये हमारी बहुत तेजी से मूव करेगी। तो हम इस चीज को हम यहाँ पर बोल सकते हैं, इसको चीजों को समझ सकते हैं, कैसे कैसे डिग्री में बढ़ रहा है, कैसे कैसे कंडीशन तैयार कर रहा है, कैसे कैसे चीजें हो रही हैं इसमें, हम इस चीज को समझ पा रहे हैं। इसके लिए एक कंडीशन, स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी कैसे तैयार होता है, सिचुएशन कैसे बनती है, किस कंडीशन बनती है, उसको भी समझ लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट डालना है आपको, कंडीशंस ऑफ स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी। ठीक है, सिचुएशन, और इधर कंडीशन, कंडीशन कैसी होगी, सिचुएशन कैसे आएगा। सो अगर हम यहाँ पर अब आती है कंडीशनल स्टेबिलिटी, इसमें यहाँ पहला बनता है कंडीशनल स्टेबिलिटी। ये हमारा बनेगा कंडीशनल स्टेबिलिटी जब व्हेन एयर, मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा जिससे आपको, वेट एल आर, एल आर का मतलब होता है एडियाबेटिक लैप्स रेट, ए एल आर, एडियाबेटिक लैप्स रेट इसे बोलेंगे। तो इसके कैसे कंडीशन है, तो वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट, फिर इससे ये किससे कम होगा, नॉर्मल जो हमारा एडियाबेटिक लैप्स रेट है, नॉर्मल ALR, एंड देन ड्राई ALR। तो इस टाइम जब ऐसी कंडीशन होगी तब ये कंडीशनल स्टेबिलिटी आएगी। एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी की बात करें, ठीक है, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी की बात करें तो जब व्हेन एयर कैसी होगी, नॉर्मल एयर देन वेट एयर, वेट ALR, सॉरी ALR में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं, वेट LR एंड ड्राई ALR एंड एब्सोल्यूट इंस्टेबिलिटी, व्हेन एयर, यहां पर क्या होगा,
जो वेट एल आर है वो होगा, और वेट सबसे पहले वेट ए एल आर, ड्राई एल आर एंड नॉर्मल ए एल आर। ये कंडीशन जब आएंगे तो ये चीजें हमारी सिचुएशन क्रिएट होंगी, यहाँ से बदलती जाएंगी, बनती जाएंगी। समझ आ रहा है कैसे कैसे हो रहा है चीजें, कैसी बदल रही हैं चीजें? ठीक है। तो हम इस चीज को यहाँ से समझ सकते हैं, इस चीज को यहाँ पर देख सकते हैं, इसको इजी होगा हमारे लिए समझना, इजी होगा हमारे लिए करना। सो ओके गाइज, इसको हम आज इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टेम्परेचर इन्वर्जन होगा, जिसमें हम जानेंगे कि टेम्परेचर कैसे इन्वर्स हो रहा है, कैसे बढ़ता है ट्रोपोस्फेयर ट्रोपोपॉज पर। ये से वैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, उसमें कैसे हाइट के साथ बढ़ता है, कैसे हाइट के साथ घटता है, कहाँ कहाँ पर इन्वर्जन हो सकता है, उस चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और वहाँ पर भी फॉर्मेशन हम देखेंगे सारी चीज़ों को लेकर। तो ये हमारा एक सेकंड टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। इसे पढ़ते रहिएगा, कोई भी चीज़ें आती हैं उसे कमेंट में या हमारे व्हाट्सअप नंबर पे वहाँ पर आप डाल सकते हैं, बता सकते हैं, तो जिससे आपकी वो सिचुएशन जो डाउट्स हैं उनको भी क्लियर किया जा सके। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।